नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं गाला पेपर नंबर 3 साइंस का सेक्शन ए और बी। आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सी और डी में आपको नेक्स्ट वीडियो में कंबाइन में दे दूंगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्या है सेक्शन ए और बी के अंदर। प्री बोर्ड बहुत नजदीक आ रहा है। ऑलमोस्ट सब स्कूल्स में प्री बोर्ड में गाला पेपर ही पूछे जाते हैं, तो इसके लिए पहले उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो चलिए बच्चा जी, देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? Which of the following medicines are used for the treatment of ingestion? Sorry, indigestion। ठीक है, तो indigestion के लिए हम लोगों को कौन सा मेडिसिन लेना पड़ता है? देखो, indigestion इसका मतलब क्या होता है ना कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना खाना। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो अंदर जो है वो जलन होती है, और उस जलन को हम बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, एसिडिटी। तो इसके लिए उसको हमें हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ जाएगा? एंटा एसिड। ठीक है, कौन सी मेडिसिन यूज कर लोगे बेटा? एंटा एसिड, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इज और आर प्रेजेंट इन फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? तो देखो, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। तो कितने कार्बन है बेटा? एक ही है, इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा? 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लंबी होती है वो होती है हर्बीवरस एनिमल्स के अंदर। तो हर्बीवरस मतलब कि काउ। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द पावर +5.0 डायोप्टर? देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो f निकालना है तो 1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इससे नीचे आ जाएंगे। तो 1/p मतलब कि 1/5। 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 1/p डायोप्टर है ना, +0.5। हाँ, ठीक है। सो 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? बेसिकली ये है हमारा डायोप्टर में आएगा, हमारा मीटर में, समझना। ठीक है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो इसको कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 5 1 जा 5 20 जा कितना आया? 20 सेंटीमीटर प्लस में आएगा, तो डी ऑप्शन। बात समझ में आई? इन्होंने देखो ऑप्शन हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारा फोकल लेंथ होता है ना पावर में, वो होता है मीटर में। ठीक है, तो मेरा आया यहाँ पे 1/5। तो इसके लिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरे को आंसर किस में मिल जाए? सेंटीमीटर में मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following controls the amount of light entering into the human eye? Human eye में कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए वो कंट्रोल करता है प्यूपिल। ओके, नेक्स्ट। What is the equivalent resistance of the following circuit? ओके, ये सर्किट में यहाँ पे हमारे पास फिगर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। जस्ट अ सेकंड। सो जी हाँ, यहाँ पे R1 है हमारे पास 2 ओमेगा, और R2 है हमारे पास 2 ओमेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एमीटर आ जाता है। ओके, बाकी तो फाइन। तो क्या रजिस्टर होगा? अब देखो, इक्विवेलेंट रजिस्टर आप देखो तो साफ साफ है कि ये दोनों कैसे हैं बेटा? सीरीज कनेक्शन में है, R1 + R2 है ना। R1 और R2 सीरीज कनेक्शन में, और सीरीज पे फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2। इसका मतलब कि 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चा जी? 4 ओमेगा। तो आंसर क्या आया? 4 ओमेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कीन, अल्कीन मतलब सेकंड, मतलब जैसे डबल बॉन्ड होती है, तो डबल बॉन्ड होती है तो उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, CnH2n। नेक्स्ट। व्हेन टॉल प्लांट TT and short plant TT were hybridized, it produced all the tall progeny because tallness is dominant। ठीक है, tallness कैसा है? अब क्या बोल रहे हैं, जब आप टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को हाइब्रिड करवाते हैं, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, तो जितने भी प्रोजिनी प्रोजिनी मतलब कि जितने बच्चे पैदा होते हैं सेक्स से टॉल होते हैं। तो क्यों टॉल होते हैं? क्योंकि वो डोमिनेंट है, इसकी वजह से ना उसके कैरेक्टर ज्यादा अपने आप को शो कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्या है? 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू डैश जूल, तो वो है 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट, द सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू डैश इज द मेन फोर्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इन द जाइलम। द सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू डैश, ठीक है, किसकी वजह से होता है? ये होता है
जो सक्शन फोर्स होता है, ठीक है, उसको हम ऊपर की तरफ पानी जो है वो जाइलम में खींचा जाता है, तो ये मेन फोर्स होता है। तो ये देखो सरफेस टेंशन तो होगा नहीं, ट्रांसपिरेशन की वजह से होगा या रूट प्रेशर की वजह से होगा? ये होगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स में से एक्सेस वाटर चला जाता है। तो जब वाटर चला जाता है तो कमी हो जाती है वाटर की, कमी हो जाती है तो एक फोर्स लगता है कि वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाना चाहिए, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो है वो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कैंडल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में, ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि एक प्लेन मिरर है और इसके 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक कैंडल रखा गया है, ओके, एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल एंड इट्स इमेज वुड बी, ओके, अब ये समझो कि इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी, ओके। अब कैंडल और उसकी इमेज के बीच का गैप कितना है? तो देखो कैंडल ये रहा और ये रही इमेज, ठीक है। अब हमें पता है प्लेन मिरर में ना जितना डिस्टेंस मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर का इमेज के साथ भी होता है, तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कैंडल का इसके इमेज के साथ देखो तो 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बट ऑब्वियसली, चलिए नेक्स्ट। लिथियम इज कॉल्ड अल्कली मेटल, यस ट्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, नहीं एसेक्सुअल नहीं होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है। फिर आता है रेड कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम इन डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, नहीं ये लीस्ट डेविएट होती है, ठीक है, तो फॉल्स। ये कैसी होती है? डेविएट लीस्ट होती है। Cl2O7 इज अ बेसिक ऑक्साइड, नहीं फॉल्स। कैसे? देखो Cl2O7 को जब भी आप पानी के साथ मिक्स करोगे ना बेटा, तो आपको कंपाउंड मिल जाता है HClO4, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। इसके लिए बेसिक ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ये एसिटिक ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स सी क्या है क्वेश्चंस। विच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या एक्शंस कंट्रोल करता है? तो जैसे कि सेलिवेशन, है ना, मुंह में बोलते हैं लार आना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो मैनेज करता है। Next question. According to the Mendel's experiment, were the tall plants in F1 generation exactly the same as the tall plants of the parent generation? Why? अब बेटा ये जो आंसर है ना, ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसका आंसर यस और नो दोनों में आ सकता है। यस एग्जैक्टली। अगर हम लोग सिर्फ दिखाने की बात करते हैं कि भाई ये देखने से अगर हम देखें तो हाँ F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे वो टॉल होंगे, तो वो तो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, बात तो सही है। बट अगर हम जीन्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जीन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को जो F1 जनरेशन में होगा तो वो कैसा मिलेगा हम लोगों को? ठीक है, टी 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 और ये टी टी, ये मिलने वाला है। अब ये पेरेंट से तो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट जो था वो एक था कैपिटल टी कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी, तो इनके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर नो आंसर आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर येस और नो दोनों में हो सकता है। इसके लिए मैंने इसमें जो आपको आंसर दिया ना, वो मैंने आपको दिया डिप्लोमेटिक आंसर। इसका मतलब है कोई भी टीचर आपको ये आंसर रीड करके ना गलत नहीं कर सकती है। तो क्या है, हम बोलेंगे यहाँ पर कि F1 जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो हाइब्रिड है, ठीक है, और वो बिल्कुल सेम दिखते हैं एज द पेरेंट, ठीक है, तो पेरेंट की तरह सेम दिखते हैं, इसके लिए वो फिनोटाइप हो गया, तो उनका फिनोटाइप मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस सेम है, बट द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट विल बी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिड है दो पेरेंट्स का। तो हाँ हम ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली द टॉल प्लांट्स आर द सेम इन अपीयरेंस, ठीक है, दिखने में वो अपने मेन पेरेंट प्लांट के साथ के हिसाब से बिल्कुल मैच करेंगे। तो हमेशा इस आंसर को ऐसे लिखोगे, अगर आप यस और नो में सिर्फ एक चीज लिखोगे ना तो क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, wavelength of red color is approximately how many times the wavelength of the blue color? It is about 1.8 times longer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
फाइंड एंड राइट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये है हमारे पास R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस है, तो R इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, हाँ ये वाला फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू VIT, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, बी ऑप्शन। और गिबरेलिन जो है वो स्टेम ग्रोथ को हेल्प करता है, तो ए ऑप्शन। ओमनीवरस फ्रॉग दोनों खाते हैं, एंड स्कैवेंजर्स क्रू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पेपर 3 के सेक्शन बी की। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। चलिए आइए, 2 मार्क के हिसाब से मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दिए हुए हैं। एंड साइंस है, इसके लिए आपको इसमें कोई लंबा चलने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया आपको वही बहुत सटीक तरीके से बताना होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो वो सब्सटेंस एक्स क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हमें बताने वाले हैं कि जो एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, उसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन दिया हुआ है CaO प्लस H2O gives CaOH ट्वाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। देखो कैल्सिनेशन जो है ये क्या होता है, हम लोग ओर को हीट करते हैं, बट ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और यहाँ पे हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो रोस्टिंग में ये आ गया। इसके अंदर जो है वो कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड्स के अंदर, और इसके अंदर सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग organs of digestive system in order and state in which organ starch and protein are partially digested from the following। चलो तो ऑर्डर ऐसा है यहाँ पर, माउथ, फिर ईसोफेगस, गला, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, बात करते हैं कि भैया स्टार्च जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड कहाँ पे होता है, तो वो होता है माउथ में। सो डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बिगिंस इन द माउथ बट इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड, मतलब कि कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो शुरू होता है डाइजेस्ट होना स्टमक के अंदर, अगेन इट इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्टमक, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, डीएनए कॉपी करने का क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के अंदर। सो द कॉपिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि जो डुप्लीकेट होता है, ठीक है, वो ये इंश्योर करता है कि हर एक डॉटर सेल जो है वो एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन में फॉर्म हो जाएगी, मतलब एक सेल बनेगा और उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा डीएनए का जितना अवेलेबल है। ठीक है, तो कॉपिंग का मतलब क्या, रेप्लिका, तो जितना ऊपर डीएनए है उतना ही नीचे, मतलब जो जितना पेरेंट को डीएनए है उतना ही बच्चे को भी डीएनए आ जाएगा। और अगर ये डीएनए कॉपी नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि डॉटर सेल्स को नेसेसरी जीन्स जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए डीएनए कॉपी होना जरूरी है। नेक्स्ट, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से डिफर क्यों है? बहुत सिंपल सा प्यारा सा आंसर है कि बाइनरी फिजन में एक सिंगल सेल जो है, ठीक है, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल अमीबा बैक्टीरिया ले सकते हो। मल्टीपल फिजन में एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है बहुत सारी डॉटर सेल्स के अंदर एक साथ, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब इसमें एक और डिफरेंस लिख सकते हो, ओके, कि बाइनरी फिजन के अंदर जो कंडीशंस होने चाहिए वो फेवरेबल होने चाहिए, और मल्टीपल फिजन में अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जो है वो डिवीजन हो जाता है। ठीक है, लिख दूं? सो ओके, इसका नाम लिख सकते हो यहाँ पर, दैट इन बाइनरी फिजन, ओके, इन बाइनरी फिजन कंडीशंस वुड बी फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल होना चाहिए, मतलब तापमान वगैरह जो होता है ना सेम, मतलब वो फेवर में होना चाहिए। और यहाँ पे आ जाएगा दैट इन, इन नहीं अंडर, ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस,
under unfavorable conditions also reproduction takes place। ठीक है, ये आपको पॉइंट जोड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आंसर जो है थोड़ा छोटा है तो आप ये दोनों पॉइंट जोड़ सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू फॉर नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट फॉर एन अडल्ट विद द नॉर्मल विजन। देखो नियर पॉइंट जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, दैट ओके सो व्हाट आर सॉरी व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ रोस्टर कहाँ से, टोस्टर आएगा ना। व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ निक्रोम अलॉय एंड नॉट ऑफ द प्योर मेटल। ठीक है, तो निक्रोम से होता है पर प्योर मेटल से नहीं होता है, क्यों। ओके तो सबसे सिंपल आंसर बता रही हूँ मैं कि जो निक्रोम की रेजिस्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है देन द प्योर मेटल। तो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा उतना जल्दी वो हीट करेगा, और हीट करेगा जैसे माइक्रोवेव में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो खाना बहुत जल्दी गर्म कर लेता है ना, डैमेज भी नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना जल्दी हीट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा ये जो अलॉयज होते हैं लाइक निक्रोम इज एन अलॉय, ठीक है, तो वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब बर्न नहीं होते हैं इन अ वेरी हाई टेम्परेचर, सिर्फ गर्म होते हैं बस। और अलॉय अगेन निक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया निक्रोम अलॉय। अगर सिर्फ अलॉय बोलते हैं फिर भी आप ये वाले पॉइंट्स को इजीली लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज 2 कूलम। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 2 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। कितना दिया हुआ है इन्होंने, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, W निकालना है। ओके तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W निकालना है अपने को, तो V को Q के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, दैट इज 12 इंटू 2 दैट इज 24। वर्क डन है, इसके लिए आंसर में क्या आएगा, जूल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। अब वो तो खैर शेप ही आपको ये ड्रॉ करना है, मैंने दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेना है, इसमें तो कुछ और है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन इकोसिस्टम एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम का मतलब यह है कि ऐसा एक वातावरण या ऐसी एक जगह जहाँ पे सारे के सारे लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रहते हैं और एक दूसरे को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर होता है। सो इट इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एनवायरमेंट का मतलब कि अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि सॉइल, रॉक, वाटर, इनके साथ क्या कर लेते हैं, वो एक साथ मिलके रहते हैं। दो टाइप के इकोसिस्टम होता है बेटा अपने पास, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल के अंदर क्या आ सकता है, जैसे कि अपने पास बात करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, रिवर्स, ये सारे आ जाएंगे। ओके, मैन मेड के अंदर जैसे कि नेशनल पार्क या सेंचुरीज जो हम खुद बनाते हैं, और एक्वेरियस, एक्वेरियम, ठीक है, ऐसे कुछ आ जाते हैं मैन मेड के अंदर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स एंड एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल होता है क्या है, तो ट्रॉपिक लेवल्स आर द स्टेप्स इन अ फूड चेन वेयर एनर्जी एंड फूड आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो एनर्जी और फूड जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में ट्रांसफर होती रहती है। और वो एग्जैक्टली बता दिए कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो किस पोजीशन पे लाई करता है। तो जैसे कि एग्जांपल एक सिंपल फूड चेन है कि ग्रास को खाया इंसेक्ट ने या ग्रास होफर ने, और उसको खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ठीक है, तो अब जो ग्रास है ना वो क्या है, वो पहला ट्रॉपिक लेवल आएगा जिसपे वो किसी को खा नहीं रहा है, वो तो खाना बना रहा है, तो वो प्रोड्यूसर हो गया। फिर इंसेक्ट जो खा रहा है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, वो है प्राइमरी कंज्यूमर। ओके देन फ्रॉग थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल थर्ड है पर कंज्यूमर कैसा है, सेकेंडरी। और स्नेक जो है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और कंज्यूमर कैसा हो गया, टर्शरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉरी, which structure
इज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो नेफ्रॉन दिया हुआ है अपने को, और यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर आपके गाला बुक में से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये खैर एक ही बात है, खाली मुंडी उसमें यूं है, मेरी सीधी है। चलिए, तो इन्होंने एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि क्या स्ट्रक्चर का नाम है, तो नेफ्रॉन है। विच नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय दिस स्ट्रक्चर, यूरिया, ठीक है। तो यूरिया जो है वो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो ह्यूमन ब्लड से निकाला जाता है। इट इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू द किडनीज। आइडेंटिफाई द पार्ट डिनोटेड बाय एक्स, तो एक्स जो है ये वाला वो है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। मैं बोमेन्स कैप्सूल लिख रही हूँ तो मुझे बोमन ईरानी की बात ऐसे लगती है। शेप कैसा है, तो बोमेन्स कैप्सूल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, आपके सामने ही है, ठीक है। नेफ्रॉन का ही पार्ट है ये वाला पूरा, और ये एक कप की तरह शेप बनाता है ना, ये कप की तरह शेप है ना, ये कप की तरह शेप बनाता है। और इसके इर्द गिर्द क्या है, मतलब इसके अंदर क्या ग्लोमेरुल्स होते हैं। फंक्शन क्या है, अब ये है कि ये जो भी फ्लूइड ब्लड से आता है, ब्लड जो भी लिक्विड वहाँ पे देता है ग्लोमेरुल्स के अंदर, ठीक है, विच इज अ ग्रुप ऑफ टाइनी वेसल्स, जो ग्लोमेरुल्स छोटे छोटे से कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर, वो उस फ्लूइड को फिल्टर करता है और उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में से बाहर निकाल देता है और फिर प्योर ब्लड को आगे जाने देता है। एंड उसके बाद ये पूरा उनका सीरीज स्टार्ट हो जाता है उसको और प्योरीफाई करने का। तो इस तरीके से ये फंक्शन होता है बोमेन्स कैप्सूल का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। So, what are the factors on which force acting on a given current carrying conductor placed in a magnetic field depends, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स होते हैं विच फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन, तो आपके पास एक ना करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना तो वो किस फोर्स के हिसाब से मूव करता है। एंड स्टेट व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स इज हाईएस्ट, और मैग्नेटिक फोर्स उसमें कब हाईएस्ट होता है। तो देखो, जो फोर्स उस पर लगता है ना वो दो फैक्टर्स पे होता है, एक कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ठीक है। इन दो के डायरेक्शन के हिसाब से, सिंपल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता है ना, बस ये लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, सुनना, करंट का डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, उस हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन, मतलब कि जो हमारा कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो बताना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर, तो वो आ गया। अभी कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स कब ज्यादा होगा, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चला है फिर भी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट कब, जब डायरेक्शन ऑफ द करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब भी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एग्जैक्टली तब मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, ठीक है, डन। तो इस तरीके से हमारा पेपर 3 ए और बी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। टिल देन आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ बात करनी है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ इन द कमेंट सेशन। अब बताते रहिए, मैं आपके कमेंट्स को रीड करके बिल्कुल यहाँ कमेंट्स में आंसर दूंगी या वीडियो के दौरान आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।